हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल आई सी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो एक बहुत अच्छा स्टेबल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और एक स्टेबल बैकग्राउंड रखते हैं और उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं बट वो करेज नहीं ला पा रहे। एक पॉइंट होता है ट्रिगरिंग कि जब आप जंप करते हैं अपनी जॉब से, अपनी एम्प्लॉयमेंट से और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। इट्स ऑल योर कैनवस, यू हैव टू प्ले अराउंड। यस, हाउ कम यू कम आउट ऑफ द कल्चर स्पेस? एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट होता है इंसान की लाइफ में, उस पॉइंट को बेसिकली समझ लिया ना, गेम चेंजिंग पॉइंट जो है ना वही होता है। ट्रेनिंग में इटसेल्फ एक नशा है, मतलब एक इम्पैक्ट है बिकॉज आप लोगों को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर कर एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना जो कि एक डिफरेंट डोमेन है। By creating a narrative, you actually build an image. In a parallel universe, event management is one of the toughest and most challenging professions. How you establish on ground। एक फियर था, मतलब कोई डर था कि यार ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो एक्शन कैसे लिया कि यार आई थिंक आई शुड डू दिस, आई शुड स्टार्ट। It's always the decisions. On the right time, on the right spot, on the bullseye. Traveling to different countries, what did you learn? मतलब where does this ignite comes up? I love to meet new people, explore cultures. आप जिस जगह पे जाते हैं ना, आपके लिए वो एक नई एजुकेशन होती है। क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है? लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान। यहाँ पे बायर जो है वो सेलर पे ट्रस्ट नहीं करता, सेलर बायर पे ट्रस्ट नहीं करता। इंसान की अपब्रिंगिंग जो होती है ना, दो चीज़ें करती हैं, एक उनकी फैमिली और एक मीडिया। थैंक यू सो मच बिलाल भाई फॉर शोइंग अप दिस पॉडकास्ट। आपसे पहले भी मुलाकात रही है एंड आई हैव सीन योर वर्क। इनफैक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी हमारा एक ताल्लुक रहा है एंड आई गॉट टू नो दैट आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बड़ी ज़बरदस्त ऑन ग्राउंड के नाम से रन कर रहे हैं। थोड़ा सा आपकी जर्नी को स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आपका ताल्लुक था, फिर अब इवेंट मैनेजमेंट की तरफ आए, तो ये ऑन ग्राउंड की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, फिर आपकी खुद की क्या जर्नी रही? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच समत कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, जर्नी जिस तरह आपने बात की कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट से एक ताल्लुक था, फिर हम लोग इवेंट मैनेजमेंट या एडवर्टाइजिंग के साइड पे गए, और इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे और लेके जाऊँ तो बाय एजुकेशन आई एम एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अमेजिंग। सो आई हैव डन अ 4 इयर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उसके बाद लेकिन जब मैं अपने फाइनल ईयर में था ना, तो मुझे जाके शायद ये लगा कि यार आई एम गुड इन प्रोग्रामिंग, लेकिन आई एम नॉट गुड इन सेलिंग सॉफ्टवेयर्स। तो दैट्स व्हाई आई एंड यू नो दिस इज़ द ईयर कि जब मुझे बेसिकली वो पर्पस बेसिकली मिला कि जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यार, आई थिंक ये वो चीज़ नहीं है कि जो बिलाल नज़र सिब्तान करना चाहता है। एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल लाइक मेंटोर्स लाइक के जो हमारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, और मुझे आइडिया हुआ कि अच्छा, ह्यूमन चेंज के ऊपर भी जो है ना इतना काम किया जा सकता है। ऐसा ही है। और ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पाकिस्तान में बहुत नया था। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2008, 2007, 2008। और वहाँ पे मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, आप लोगों को और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में जहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, लोगों को आप ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को आप कोच कर सकते हैं। सो देन आई कनेक्टेड माई सेल्फ विथ फ्यू ऑफ द कम्युनिटीज़, फ्यू ऑफ द कंपनीज़ के जहाँ से मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स ली, चीज़ें सी समझी। और फिर उसके बाद राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने बस ये सोचा कि अब मुझे जो है बेसिकली इसी चीज़ में अपना जो है करियर बनाना है। उससे पहले अगर मैं बता दूँ, सो आई बिलोंग फ्रॉम नवाबशाह। बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सो इट्स 250 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव फ्रॉम कराची। तो वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और जब मैं वहाँ से जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, सो आई रिमेंबर कि द वेरी नेक्स्ट डे आई एक्चुअली ड्रोव टू कराची, और मैं यहाँ आकर जो है ना, मैंने बोला यार अब मुझे कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली काम करना है। मेरी डिग्री भी नहीं आई थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो आई एक्चुअली जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बने हुए भी 3 से 4 साल ही हुए थे। वहाँ पे मैंने जाकर जो है ऑब्वियसली कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया, एंड इट वाज लाइक अ पीरियड ऑफ 2 टू 3 मंथ्स। और उसी टाइम मुझे उसी की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी ने ऑफर कर दी टू लीड पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। बहुत से लोग यहाँ पे जानते हुए होंगे, द नेम इज़ यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, YLC। इट वाज एन एक्सपीरियंस के जहाँ पे मुझे आइडिया हुआ कि मतलब कि व्हाट एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट इज़। तो YLC करने के बाद उसके ऑपरेशंस, उसके स्पॉन्सरशिप्स, उसकी मीडिया एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथ लीडरशिप इवेंट जिसमें तकरीबन 400 लोगों को पूरी दुनिया से हम बुलाते हैं, जिसमें मेजॉरिटी 90% लोग पाकिस्तानी यूथ होती है फ्रॉम 18 टू 24। और बाकी हम जिस साल मैंने YLC की थी उस साल में उसमें मैक्सिको के भी लोग आए थे, अर्जेंटीना के लोग भी आए थे, कुछ लोग जो है वो इंडोनेशिया से आए थे। सो इट वाज एन एक्सपीरियंस। मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, आई हैव दैट एक्यूमेन, दैट स्किल ऑफ doing larger scale events.
क्योंकि वो फिर हम बाद में बात करते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट में बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. देन आई गॉट एन आइडिया कि मुझे इसी चीज़ में आई थिंक थोड़ा करियर बनाना चाहिए. साथ साथ ट्रेनिंग वॉज द एंड स्टिल इट्स माई पैशन. तो आई वॉज डूइंग प्रो बोनो ट्रेनिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़. कराची से लेकर क्वार्ट तक मुझे आज भी याद है. कोई ऐसी यूनिवर्सिटी शायद ना हो कि जो जहाँ पे मैंने जाके ट्रेनिंग ना की हो. मुझे जो एक ऑप्शन मिलता था, 1 घंटे का 2 घंटे का स्लॉट मिलना है, मैंने जाके बात कर देनी है. माई एरियाज़ वर सेल्फ डिस्कवरी पे मैं बात करता था उस टाइम. लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे होते थे हम करियर कोचिंग एंड करियर काउंसलिंग के ऊपर बात कर रहे होते थे. सो आई वेंट टू किनेट कॉलेज, आई वेंट टू लम्स, आई वेंट टू IBA, CBM, ज़ैबिस्ट, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, एवरीवेयर. साथ साथ जो है आफ्टर YLC आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक PR फर्म थी बेसिकली. वहाँ पे जाके मुझे आइडिया हुआ कि ट्रेनिंग्स के साथ साथ और इवेंट्स के साथ साथ जो है व्हाट एक्चुअली एडवर्टाइजिंग इज़, कि आपने ब्रांड्स को इंटीग्रेट कैसे करना है अपने इवेंट्स में, और ब्रांड्स को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे माइलेज देनी है. अभी जब हम खासतौर पे मैं मार्केटिंग के स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा जो जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कि ज़्यादातर लोग एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग को ये समझते हैं कि जो TV पे उन्होंने देख लिया, या फिर आज के दौर में हम डिजिटल पे सोशल मीडिया पे बात करते हैं. बट यू नो द वर्ड मार्केटिंग इज़ बियॉन्ड दैट. मतलब आप देखें कि देयर आर लॉट ऑफ मीडियम्स जो चल रहे होते हैं. आउट ऑफ होम एक चीज़ है, इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स करना, इवेंट मार्केटिंग, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, ब्रांड एक्टिवेशंस एक अलग चीज़ है. सो आई एक्चुअली गॉट द लर्निंग ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि अच्छा PR ऐसे होती है, एक्टिवेशन ऐसे होती है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद आई जॉइंड अनदर very big, Pakistan's one of the biggest event management agency at that time. वो मैंने join की, and I actually got an opportunity to work with world's one of the biggest brands. जिस तरह के Unilever is one of that. खासतौर पर अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो डाल्डा is one of that. उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. नवाबशाह से जब आपका ग्रेजुएशन हुआ, मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होती है कि जब आप एक सिंध से एक टिपिकल यूनिवर्सिटी, जब हमारे यहाँ जो एजुकेशन का हाल है इस वक्त आप देख रहे हैं, मतलब आपका जो केस स्टडी बड़ा एलिवेटिंग है. मतलब मैं जो आपकी जर्नी को देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, L&D एंड ऑल स्टफ, बाज़ दफ़ा लैंग्वेज बैरियर आता है, बाज़ दफ़ा लिमिटिंग बिलीव्स बड़े होते हैं. जब हम एक डिफरेंट एरिया, और कराची का एक ऑडियंस सेटअप डिफरेंट था, तो ये मतलब यही था क्या, ये सेल्फ बिलीव था कि यार आप इस लेवल पर पहुँच जाएंगे जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे? और आइडिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया कि कराची जाओ, एलिवेट करो अपने आप को, L&D के अंदर जाओ? दिस इज अ वेरी big jump, I would say that. I think very good question. and सेल्फ बिलीव के ऊपर समाज अगर हम बात करें ना, तो मैं आपसे बोलूंगा कि नेक्स्ट 10 पॉडकास्ट भी हम सेल्फ बिलीव के ऊपर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी बिगर वर्ड के जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलता हूँ, बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स इन हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, बहुत सारे काम मैंने. इनफैक्ट मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट था सिंध के अंदर, तो हमने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं, इनफैक्ट कराची में बहुत सी यूनिवर्सिटी में लोग हैं, मैं नाम यूनिवर्सिटीज़ का नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत लिमिटेड सोचते हैं, बहुत लिमिटेड अपने आप को रखते हैं. उनको नहीं लगता कि यार वो टॉप इंटरनेशनल स्टेजेस पे जा पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे, बिकॉज द कल्चर स्केप अगेन, वो जो वहाँ का कल्चर है वो उनको लिमिटेड रखता है. So how come you come out of the culture scape and you actually I was not back in 2006. अगर मैं बात करूँ तो वाकई में मैं भी शायद एक टिपिकल और उसी तरह से एक ऑर्डिनरी अप्रोच को लेके चीज़ों को चलता था कि मेरी कोई करियर चॉइसेस नहीं थी. किसी ने अगर मुझे फैमिली में बोल दिया कि यार आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले गए. किसी ने अगर बोल दिया कि यार आपने BBA करना है तो मैं BBA के टेस्ट देना शुरू हो गया था उस टाइम, मुझे याद है. तो कभी भी कोई पर्टिकुलर करियर चॉइस नहीं रही थी और ना ही कोई गोल था. इन दी एंड ये था कि ठीक है ग्रेजुएट होंगे, कहीं जॉब मिल जाएगी, करते रहेंगे. नवाबशाह से भी बाहर जाने का कभी नहीं प्लान किया था. फिर समझ, मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट होता है इंसान की लाइफ में कि अगर आपने उस पॉइंट को बेसिकली समझ लिया ना, तो कैपिटलाइज कर लिया, तो आपको आइडिया होता है वो आई थिंक लाइफ चेंजिंग एंड गेम चेंजिंग पॉइंट जो है ना वही होता है. एंड दैट वाज द मोमेंट जब मैंने आपको बताया कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बैक इन 2007 टू अटेंड अ यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एज अ पार्टिसिपेंट. ऐसे ही वहां पे मुझे लगता है कि कुछ मेरी जो है ना चीजें ऐसी आई थी कि जिसने मेरे अंदर जो है ना वो इस्तराबी कैफियत जो है ना वो बिल्ड कर दी. मैं अपने आप को बोलता हूँ कि इस्तराबी कैफियत मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, सुकून मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है. और इस्तराब जो अल्फाज है ना वो मुझे बहुत पसंद है. जो इकबाल ने भी बात कही है ना कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. तो आई थिंक आई एक्चुअली मेड द फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, यानी कि तेरी मौजों को जो है वो साइलेंट नहीं होना चाहिए, कि आपकी जो समंदर है इट्स टू काम, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इस्तराब रहना चाहिए. सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट
जब मैंने इस चीज का बड़ा फर्म बिलीव बना लिया था अपनी लाइफ में कि मीडियोक्रेसी इज डेथ, 9 to 5 की जॉब। मैं नवाबशाह में होता तो ज्यादा शायद वहाँ पे मेरे पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज थी कि मुझे शायद कोई वहाँ पे शुगर मिल में जॉब मिल जाती, बैंक्स, लोकल बैंक्स में मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, ठीक है। मुझे ये तो पक्का था कि मैंने ये चीज नहीं करनी, एंड आई हैव टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ। आफ्टर 15 years ऑफ दिस ऑफ माई ग्रेजुएशन, 15 साल बाद मैं आज भी अपने आप को उसी तरह से चैलेंज करता हूँ जिस तरह मैं ग्रेजुएट करके निकला था। I keep challenging myself physically, mentally, spiritually. बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि मैंने एक चीज़ महसूस की कि जब आप एक ट्रेनिंग डोमेन में होते हैं, जैसे आपने कहा समत कराची से लेकर कैडेट कोहॉर्ट तक, हर यूनिवर्सिटी, हर इदारे में जाके मैंने सेशंस कराए। ट्रेनिंग में इटसेल्फ एक नशा है, मतलब एक इम्पैक्ट है, बिकॉज आप लोगों को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं, लोगों की लाइफ्स को एलिवेट कर रहे होते हैं। एंड मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई काम भी नहीं है, चाहे आप दीन में उठाएं या दुनिया में उठाएं। Agreed. तबलीग है बेसिकली। ये छोड़कर या इसको थोड़ा सा साइड कर एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना, जो कि एक डिफरेंट डोमेन है। ब्रांडिंग एक डिफरेंट डोमेन है, इवेंट मैनेजमेंट की अलग अलग टास्क हैं, अलग प्रायोरिटीज हैं। वो क्यों, किस तरह से अपने आप को उससे जुदा किया और इस तरफ लेकर आया? देखिए, वक्त के साथ साथ जो है ना, मैंने अपने स्किल सेट को जो है ना थोड़ा आइडेंटिफाई करना शुरू किया। जब मैंने नई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के उसमें आया था तो मुझे लगा कि आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर, एंड आई स्टिल लव टू बीइंग ऑन द स्टेज, ठीक है। मुझे माइक आप पकड़ा दें तो मैं बात कर लेता हूँ घंटे, तो मुझे आज भी वो चीज़ जो है ना बहुत पसंद है। लेकिन उसके बाद जब मैं पीआर में गया तो मुझे एक चीज नजर आई कि अच्छा, इस तरह से आप बेसिकली इमेज बिल्डिंग काम करते हैं। पीआर इज कंप्लीटली इमेज बिल्डिंग, कि आपने पूरी की पूरी इमेज को किस तरह से चेंज करना है। मुझे वो चीज समझ आई कि अच्छा, बाय क्रिएटिंग अ नैरेटिव यू एक्चुअली बिल्ड एन इमेज। उसके बाद जब मैं एडवर्टाइजिंग में आया तो मुझे पता चला कि अच्छा, हाउ यू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, कि आपने जो चीज सेल करनी है उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, ठीक है। तो मुझे मेरा वो स्किल सेट डेवलप हुआ। फाइनली समझ, जब मैंने इस चीज को अपना करियर और अपना प्रोफेशन बनाना शुरू किया, एडवर्टाइजिंग को मैं कहूंगा, और इवेंट इज जस्ट द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि एग्जीक्यूशन से ज्यादा जो है ना, आई एम मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजी पर्सन। आई टॉक ऑन आइडियाज फॉर आवर्स, ठीक है। मुझे आप कोई चीज दे दें, कोई पॉइंट दे दें, कोई ब्लैंक पॉइंट आप मुझे दे दें और बोलें कि इसके ऊपर आपने एक आइडिया क्रिएट करना है। सो आई लव टू क्रिएट आइडियाज स्टिल। इवन अभी 10 साल अपनी कंपनी चलाने के बाद भी जो है, अभी भी कोई मेरे पास कोई बहुत एक्साइटिंग ब्रीफ आती है तो उसकी कैंपेन का पूरा आइडिया मैं डिजाइन करता हूँ। सो दैट वाज द स्किल सेट के जो मुझे बेसिकली जो है ना समझ आया कि आई एम मोर ऑन अ स्ट्रैटेजी। तो जब स्ट्रैटेजी की बात आई तो स्ट्रैटेजी, आपकी बात सही है कि मैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी कर सकता था, लेकिन वही चीज मैंने ब्रांड डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि ब्रांड आर मोर कलर्स, ब्रांड हैव मोर थिंग्स टू प्ले अराउंड। मार्केटिंग की दुनिया में ग्लैमर, बहुत सी चीजें, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, बहुत सारी तो ये एक पार्ट था। नहीं, आई थिंक ट्रेनिंग में भी जो लोगों को, खासतौर पे जो हमारे नए नौजवान हैं, उनको जो फैसिनेट करती है, ट्रैवलिंग इज वन ऑफ दैट, कि यार यू विल गो टू प्लेसेस इफ यू जॉइन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बट आई थिंक वही सिमिलरली इवेंट मैनेजमेंट में। फिर बात ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि आई एक्चुअली केप्ट चैलेंजिंग माई सेल्फ। इवेंट मैनेजमेंट नो डाउट इज अ वेरी, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे ऑफलाइन, के इट्स अ वेरी lucrative business. It's a very lucrative business, alhamdulillah. But on the same side, in a parallel universe, event management is one of the toughest and most challenging profession. जब हम बात करते हैं ऑन ग्राउंड का, ऑब्वियसली आपने जैसे बताया कि यू वर्क सो हार्ड, यू टुक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, फिर आपने एजेंसी में काम किया, मार्केटिंग एजेंसी में गए, पीआर को सीखा, एंड देन समहाउ यू एस्टैब्लिश ऑन ग्राउंड। एक फियर था, मतलब कोई डर था कि यार ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक जब आप एक जॉब जोन में होते हैं, यू हैविंग अ स्टैग्नेंट सैलरी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द फैमिली एंड बहुत सारी चीज़ें, वो एक्शन कैसे लिया कि यार आई थिंक आई शुड डू दिस, आई शुड स्टार्ट? अच्छा, आई थिंक के खैर मैं तो फिर वही वाली बात बोलूँगा कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव अभी भी ज़िंदगी में, और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कर लिया, कोई ऐसी लेगेसी अभी नहीं बनाई है हमने। लेकिन फिर स्टिल जितना भी किया है ना, तो उसके पीछे अगर कोई एक सीक्रेट फार्मूला है ना, तो वो मैं समझता हूँ कि इट्स ऑलवेज द डिसीजंस ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट स्पॉट, ऑन द बुल्स आई। दूसरी चीज़ ये है कि रिस्क लेना। ये तो मेरी लर्निंग है कि जितना बड़ा आप रिस्क लेते हैं, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, द हायर इज द रिस्क, द हायर इज द प्रॉफिट, हाईएस्ट इज द आरओआई। तो वो जितने बड़े रिस्क लिए, अब मैं इसको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ, मैं हमेशा लोगों को बताता भी हूँ, बड़ी मजेदार स्टोरी है। येस, यू आर राइट कि 2015, द ईयर वाज 2015, आई वाज ऑन अ वेरी गुड सैलरी पैकेज, ऑन अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब,
पूरा समझ लें रीजन ही मैं लीड कर रहा था, और हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स भी करते थे, हम एक्टिवेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट कैंपेन्स भी करते थे. देयर वाज अ कंपनी, लाहौर बेस्ड कंपनी, बट आई वाज लीडिंग द कराची एंड दिस साउथ रीजन. बिलीव मी, इट वाज वेरी गुड. कंपनी मेंटेन्ड, आपको गाड़ी भी मिली हुई है, आपकी सैलरी भी 2015 में इट वाज वे बियॉन्ड के जो एक इंसान जो है वो सोच रहा होता है. और आप सही कह रहे हैं कि 10 या 11 महीने काम करने के बाद मैं इतना थक गया था, तो मी एंड माय स्पाउस एक्चुअली वी प्लान के यार चलो छुट्टियां लेते हैं, कहीं वेकेशंस पे चलते हैं. सो वी वेंट टू टर्की फॉर लाइक 12-13 days. आप बिलीव करें कि जब मैं वहां से वापस आ रहा था, सो देयर वाज अ ट्रांजिट इन अबू धाबी एयरपोर्ट फॉर लाइक 3 hours. वहां बैठे बैठे मेरे माइंड में पता नहीं वो इस खराबी कैफियत क्या आई है कि एक फाइन मोमेंट जो है ना वो क्लिक किया, और मैंने अपनी बेगम को बोला है कि यार मैं बस कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा. अच्छा भाई क्या करना है, कहीं और जॉब हो गई? नहीं, कल से मैंने अपना काम स्टार्ट करना है. भाई ऐसे कैसे एकदम से? मैं नहीं. एंड मुझे आज भी याद है, मैंने उसी अबू धाबी एयरपोर्ट पे बैठे हुए जो है ना अपने बॉस को ना मैसेज किया था कि मेरा ये इरादा है, मैं नहीं आऊंगा. तो उन्होंने, यार दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हें नहीं समझ आता है, तो बहुत मुश्किल चीज़ है करने की, ऐसे नहीं हो सकती. चलो कल आओ बात करते हैं, इफ इट्स अबाउट सैलरी, इफ इट्स अबाउट सम अदर पर्क्स, तो हम बात कर लेते हैं. मैं नहीं, वो कुछ भी नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल ऑफ दोज ग्राउंड्स. लेकिन ये है कि बस अपना काम करना है. नेक्स्ट डे आई वेंट टू सी, बिल्कुल मैं नेक्स्ट डे ही जो है डायरेक्टली वहाँ गया और ऑफिस में जाके बॉस से मिला. तो उन्होंने मुझे तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे समझाया होगा कि ये बहुत मुश्किल है, तुम्हारा एमबीए भी साथ साथ चल रहा है, साथ साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे तो तुम छुट्टी भी ले लेते हो सैटरडे की, वहाँ तो सैटरडे भी नहीं पता चलेगा, संडे भी नहीं चलेगा. मैंने बोला, मैं खैर आखिरी वक्त तक माना नहीं, और मैंने कहा कि नहीं, मैंने करना है अपना काम. देयर वाज अक्टूबर 2015, आई रिजाइंड. आई हैड माई सेविंग्स, लेकिन वो भी कोई इतनी खास नहीं. और उसके बाद मैंने जो है, मुझे याद है कि अक्टूबर में जाके जो है ना मैंने अपनी कंपनी फॉर्म की. ठीक है, और मैंने अपने साथ कुछ लोगों को एंगेज किया. उन्हें भी मैंने यही बताया कि भाई देने दिलाने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, लेकिन पैशन के तौर पे आके काम करना है तो कर लो, लेकिन जब मामला बेहतर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर यू आर द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी. खैर कुछ लोग मेरे साथ जुड़े उस टाइम, कुछ लोग नहीं भी जुड़े. आप बिलीव करें कि जो चीज़ें वाकई में, ये एक रियलिटी चेक होता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस आप जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके लिए बैठी हुई होगी. और दूसरी बात यह है कि जिन दोस्तों पे, जिन लोगों पे आप सबसे ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं कि यार ये तो मुझे काम देंगे ही देंगे, तो वही सबसे पहले जो है ना आपको मुझे लगता है कि सपोर्ट नहीं करते. सो दैट वाज अक्टूबर 2015. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 7 महीने में समझ बिलीव मी कि 1 रुपए का हमने कोई काम नहीं किया. वी वर हैविंग अ ऑफिस, उसकी यूटिलिटीज़ थी, कुछ लोगों को हमने सैलरी पे भी रखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ वॉलंटियरली काम कर रहे थे कि चलो हालात बेहतर होंगे तो हो जाएंगे. बट एक वक्त आया था, आई वॉज एग्जॉस्टेड. अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ सिचुएशन थी कि घर पे भी मैंने सपोर्ट करना था. अल्हम्दुलिल्लाह माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, चीज़ें चल रही थी, तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स था मामला. लेकिन एक इनर गिल्ट होता है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ. मुझे वाकई में एक मोमेंट आया कि यार मैं क्यों अपने आप को तबाह कर रहा हूँ. आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उसके बाद मेरा 5-6 साल का जो है वो अब एक्सपीरियंस भी हो गया है विद इन एडवर्टाइजिंग, इन इवेंट्स. क्यों मैं ये कर रहा हूँ, ये रिस्क क्यों ले रहा हूँ. 7 month एंड इट वॉज माई एग्जॉस्टिंग पॉइंट. तो आई वेंट टू माई फादर, आई आस्क्ड हिम कि यार ये मेरी सीवी है, आप ज़रा कहीं बात करें, आपके बड़े ताल्लुकात हैं, कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में मेरी जॉब करा दें. तो मैंने जो है ना बस अब बस हो गई. जस्ट बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ बिजनेसमैन. उन्होंने 44 साल अपनी ज़िंदगी के जो हैं वो पाकिस्तान के बिजनेस डायनामिक्स में दिए हैं, और बड़ा ग्रास रूट पे भी जाके काम किया है, तो वो चीज़ों को समझते हैं. तो उन्होंने मुझे बस ये कहा कि यार इतनी जल्दी. मैं इतनी जल्दी कहा, 7 महीने हो गए और इट्स मोर देन इनफ फॉर मी. तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो गिव 2 more months, और उसके बाद अगर नहीं होता ना तो तुम जहाँ बोलोगे और जहाँ मेरे सकत होगी वहाँ मैं जाके जो है ना तुम्हें रिकमेंड ज़रूर करूँगा जॉब के लिए. ठीक है चलें 2 महीने और गुजार लेते हैं. आप बिलीव करें, फॉर वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ पाकिस्तान हमने नेक्स्ट मंथ जो है ना हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, जिसमें शायद पूरे प्रोजेक्ट के बाद सेविंग भी ना हमें कोई 30,000 की हुई होगी. बट दैट वाज द पॉइंट कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ. एंड फिर वही वाली चीज़ है कि एक डिवाइन आपको सपोर्ट ऐसी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद चीज़ें ऐसे खुलना शुरू हुई कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वहाँ से हमें परचेज ऑर्डर्स आना शुरू हो गए. उन्होंने हमें एज अ एजेंसी अपने पास इंडक्ट करना शुरू कर दिया. एंड यू नो इट गोज ऑन. वो चीज़ें चलती रहीं. और मैं आपको सिर्फ सक्सेस बताऊं कि वो 2016 का अप्रैल था जब मैं डिसअपॉइंटेड था. 2017 जनवरी में ना अगले 7-8 महीने बाद हमने इतना बिजनेस कर लिया था कि मेरी 13 लोगों की टीम थी, और मैं अपनी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है ना अपनी कंपनी की सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 13 लोगों को दुबई लेके गए थे. क्या बात है. ऑन आवर ओन कंपनीज एक्सपेंस. अमेजिंग. तो देन
अच्छा फिर एक मतलब ऐसा कोई वक्त नहीं आया समझ के जब मैंने जो है ना पीछे पलट के देखा होगा या मैं रुका हूँगा? नहीं, 2017 आई वर्क, 2018, 19 फिर क्राइसिस आते हैं। 19 वाज द पीक ऑफ आवर बिजनेस कि ऐसा काम था कि हम लोग अक्सर औकात क्लाइंट से एक्सक्यूज कर लेते थे कि हम नहीं कर पाएंगे। असल में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, और मैंने भी जो आपकी जर्नी में पैटर्न को समझा कि अगर आपको सही लोग मिल जाएं, सही राइट पार्टनर मिल जाएं, और फिर आपका अपना सेल्फ बिलीव अगर वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या उसको जाके जोड़ रहा है, जैसे आपने बोला कि देयर आर सम पीपल हु वॉलंटरली जॉइंड यू, या some people who were like believing in your idea कि यार let's do Yeah. this. Yeah. And the most important part, your parenting, your dad was the real hero in your story. I think was dad. exactly वो आज कि यार तुम जाओ, मतलब मैं भी एक और पॉडकास्ट भी कर रहा था, मेरे बहुत से दोस्त हैं सफ़ीर, डिजिटल आईटी की एजेंसी चलाते हैं, उन्हें कर समझ मतलब मेरे वालिद ने कहा भाई मैं तुम्हें 10 महीने दे रहा हूँ, 10 महीने में अगर कर लो, नहीं तो फिर लैपटॉप जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ जॉब करनी है। उसने कहा आई ग्रेजुएट फ्रॉम IB and I want to hire managers. मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे यार मैं फलां का मैनेजर लग रहा हूँ, मैं फलां का मैनेजर लग गया, एंड यू वर जस्ट पोस्टिंग द पिक्चर्स एंड हम खाली देख रहे थे। तो आई थिंक मैं समझता हूँ सेल्फ लीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको राइट लोग मिलना बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लस इन योर जर्नी आई थिंक द बेस्ट पार्ट विच आई रियलाइज इज दैट कि जो आपका एनर्जी है, जो मैं अभी भी इस पॉडकास्ट में ही महसूस कर रहा हूँ, इट्स ऑलवेज हाई, बिकॉज जो ट्रेनिंग एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट का वो जो थैंक यू सो मच। वो कहीं ना कहीं स्टैम्प आपके ऊपर था, वो जो क्रेज था, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पैशन मरता नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं रहता है। मूविंग फॉरवर्ड अगर मैं पॉडकास्ट को आगे लेके जाऊँ, आपका एक और मैंने पैशन देखा कि आप ट्रैवल के बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट है ट्रैवल के बारे में, यू ट्रैवल अक्रॉस सो मैनी कंट्रीज। थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं कि ट्रैवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट डिड यू लर्न, मतलब where does his ignite comes up? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की, इवेंट मैनेजमेंट के बराबर भी आएंगे, बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, मैंने बात हमेशा पढ़ी है कि सफ़र जो है ना वसीला ज़फ़र है, मैं ये चीज़ बोलने सफ़र वाला में था खुदा अभी। ने इल्म को सफ़र और भूख में छुपा के रखा है। Agreed. कि मुख्तलिफ ट्रैवलिंग्स पे आपने क्या इंसाइट्स हैं जो आपने लर्न करी हैं, और आपको क्या समझ आता है कि यार व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट? Actually, yes, traveling is, I think, one of the passion, one of the love कि जिसको मैं समझता हूँ कि और हर इंसान ये बात करता है, लेकिन ट्रैवलिंग के अंदर मैंने क्या ढूंढा बेसिकली, आई एक्चुअली स्टार्टेड ट्रैवलिंग इंटरनेशनली खास तौर पे। वैसे तो ट्रैवल का ताल्लुक एक इस तरह था, अभी आपने पेरेंटिंग पे बात की, तो मेरे वालिद जो हैं उन्होंने बचपन से, वो ही इज़ अ मेंटोर नो डाउट। मैं ये वाली बात करूँगा कि आज शायद जो भी बिलाल नज़र सिब्तैन या मेरे बाकी के सिबलिंग्स जो हम लोगों ने जो भी काम किया है, तो द मेन यू नो द फोर्स बिहाइंड इज़ माय फादर एंड मदर। और मेरे फादर ने हमेशा से जो है ना हमें उंगली पकड़ के बचपन से जो है ना अपने साथ लेके गए। उनकी उनकी ट्रैवलिंग भी बेतहाशा रही है। ही हैज़ बीन टू लाइक 30 to 35 कंट्रीज इन हिज लाइफ। और जहाँ भी वो पाकिस्तान में खास तौर पे गए तो वो हमें साथ लेके गए, चाहे वो उनकी कंपनी का कोई अवार्ड इवेंट हो, चाहे वो कोई एनुअल कॉन्फ्रेंस हो, तो वो साथ लेके जाते थे। स्टेज पे अवार्ड भी लेने जा रहे हैं तो बोलते थे कि यार मेरे 2 छोटे छोटे बेटे बैठे हुए हैं, इनको बुला के लेके आओ। तो वहाँ से ही जब ये स्टेज वाली चीज़ जो है ना, कोई स्टेज फियर जो होता है वो ख़त्म जो हुआ ना, वहीं से हुआ था। तो ट्रैवलिंग की आदत भी वहीं से लगी समझ बेसिकली कि जो है ना हमने जाना है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एक अलग चैप्टर है। लेकिन मैं ट्रैवलिंग का वाक़ई में मुझे इतना ज़्यादा एक समझ लें कि सुरूर है कि मैं कह सकता हूँ कि मुझे कोई बोले ना कि अभी नूरियाबाद चलना है, आई वुड लव टू डू दैट। मैं अपने शायद आई एम 36 राइट नाउ, और मैंने इस अपनी एज के अंदर जो है ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने तकरीबन 8 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ली होगी, जो कि 8 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी मैंने। और अभी मूड बना, दोस्तों के साथ बैठे या फैमिली के साथ बैठे, गाड़ी निकाली और नथिया गली चले गए कराची से, जो कि लोगों के लिए इतना नॉर्मल नहीं होता। अब आ जाते हैं ट्रैवलिंग, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ट्रैवलिंग से सीखा क्या। आई लव टू मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर फूड, एक्सप्लोर कल्चर्स, उनकी लैंग्वेजेस देखना, वहाँ पे क्या बात होती है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र है। आप जिस जगह पे जाते हैं ना, आपके लिए वो एक नई एजुकेशन होती है, एक किंडरगार्टन होती है। आप जाते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये होता है, इस तरह से बात करते हैं, इनका कल्चर। फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी आई बीन टू इंडोनेशिया, बाली में गया। मेरा फर्स्ट टाइम विजिट था वो बाली का, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ही मैं गया था। मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जाके मैंने देखा कि लोगों को वेलकम करने का, अगर आपने पोलाइटनेस सीखनी है तो आप जाके बालीनीज लोग से सीखेंगे किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से वेलकम करते हैं। दे आर सो डाउन टू अर्थ, किस तरह से उनके अंदर ग्रेटिट्यूड कितना है, उनके अंदर बेसिकली कंपैशन कितना है लोगों को लेके। सो आई लव दैट। ठीक है, इसी तरह जब आई लव टू गो, मैं इटली गया 2 मरतबा, तो मैंने वहाँ पे जाके ये चीज़ सीखी कि जो द ब्यूटी ऑफ आर्ट, कि जो आर्ट लवर्स हैं, म्यूजिक,
कॉफ़ी, ये चीज़ें जो हैं ये आपको यूरोप से ज़्यादा कहीं खूबसूरत नहीं मिलती। तो हर जगह की अल्लाह ताला ने मतलब और मेरी एक देखिए मैं आपको बताऊँ जब मैं टीनेजर था तो उस टाइम मेरी एक दुआ होती थी अल्लाह से कि मुझे ना और आज तक ये मेरी दुआओं के अंदर जो है ना एक मेन इनलिस्टेड दुआ है कि जो है ना मैं अल्लाह ताला से बोलता हूँ कि मुझे अपनी दुनिया का आपने एक-एक कोना दिखाना है। ताकि मैं वहाँ जाऊँ एंड आई से सुभान अल्लाह कि ये चीज़ भी दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर यूनिवर्स। तो आई थिंक कि ये एक राज है और मेरी देखें कोशिश सिर्फ ये होती है कि जब भी इंसान होता है ना कि सेविंग करता है या कहीं से उसको कोई पैसे मिल जाते हैं तो बोलता है यार मैंने ये भी चीज़ पूरी करनी है, मैंने गाड़ी अपग्रेड करनी है, मैंने अच्छा शॉपिंग करनी है जाके, मैंने वॉच लेनी है, मैंने फ़ोन ऐसे चेंज ही। करना है। मेरा पहला थॉट जो आता है ना कि यार ये मैंने कहाँ पे ट्रैवल करना है, तो अब इससे ज़्यादा आप अंदाज़ा लगाएँ मेरा पहला थॉट आपने ये होता है। प्रायोरिटी किया हुआ ट्रैवल शुड बी द हाँ, प्रायोरिटी आई एक दौर थिंक। में मैंने इवेंट मैनेजमेंट के साथ-साथ जो है ना समझ ये चीज़ भी प्लान की कि आई शुड स्टार्ट अ ट्रैवल एजेंसी मतलब ट्रैवल ऑपरेटर कंपनी एक बना लूँ। मैंने बोला नहीं यार वो मैं आई थिंक नहीं कर सकूँगा। लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि मेरा बिज़नेस का पैशन इवेंट मैनेजमेंट अब थोड़ा-सा मैं उसको पीछे रखता हूँ लेकिन मैं बताऊँ कि नाउ आई एम अ बिज़नेस पैशनेट पर्सन। मुझे अब बिज़नेस मैं आपको बताता भी हूँ कि मैंने मल्टीपल बिज़नेसेस में थोड़ा-सा और मज़ीद अपनी होराइज़न्स को एक्सपेंड किया था। बट मेरा बिज़नेस का पैशन और मेरा ट्रैवल का पैशन है इसको मैं सबमर्ज कैसे कर सकता हूँ। तो 2020 में जो है ना राइट बिफोर कोविड मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की और मैंने देखा कि दुनिया में यूएस में खास तौर पे जो है ना कुछ ऐसे इदारे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओस को खास तौर पे सिलिकॉन वैली के सीईओस को जो कि पूरा साल काम करते हैं उनको जो है ना वो 10 दिन का या 15 दिन का एक ब्रेक देते हैं और वहाँ पे कुछ इलाकों में ले जाकर जो है ना वो रिट्रीट करवाते हैं। रिट्रीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसमें आप एस्केप कर दें उन्हें सारे काम से, अपने सारे मेंटल प्रॉब्लम्स से, अपनी फैमिली से, अपनी चीज़ों से और वो फ़ोकस हो इंसान का अपने ऊपर और नेचर के ऊपर और कुछ नई स्किल्स सीखने के ऊपर, इनके ऊपर रिट्रीट हो। एग्जैक्टली। मैंने ये चीज़ सोची कि व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? अब मैंने बोला कि पाकिस्तान में तो ये ऑब्वियसली लोगों को अवेयरनेस देना बहुत मुश्किल है वो ऐसे क्योंकि ही। आप जैसे ही नाम लेंगे जैसे आज तक मैं इवेंट मैनेजमेंट की बात करता हूँ ना तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अच्छा साउंड लाइट वगैरह लगाते होंगे इवेंट मैनेजमेंट की यूनिवर्स वही है ऐसे ही है। क्या करते हैं अच्छा वो केटरिंग का काम करते हैं ठीक है तो मैंने बोला ये भी अगर मैं रिट्रीट समझाने चला जाऊंगा लोगों को तो लोगों को ये लगेगा अच्छा भाई ज़ारतों पे लेके जाते होंगे उम्रे पे लेके जाते होंगे या फिर थाईलैंड ले जाते होंगे मलेशिया ले जाते होंगे बहरहाल आई एक्चुअली कॉन्सेप्चुअलाइज द रिट्रीट पर्पस कि नहीं इसके अंदर लाइक माइंडेड लोग होंगे 20 से 25 लोगों का एक्सक्लूसिव ग्रुप होगा और हम जाएंगे दुनिया के किसी अलग अलग कोनों में और वहां पे जाकर जो है ना सिर्फ बात हो रही होगी डेवलपमेंट पे सेल्फ डेवलपमेंट पे और उससे बड़ा लार्जर गोल जो था ना मेरा विजन जो था इस रिट्रीट के पीछे वो था कि हमने एक ट्राइब बनानी है वो ट्राइब क्या होगी कि लाइक माइंडेड लोग होंगे एक रिट्रीट हमने की एक मुल्क में 25 लोग वहां के बने दूसरी रिट्रीट की 25 लोग वो हो गए मेरा विजन ये था कि 10 साल बाद जब वो 250 300 500 लोग होंगे ना तो एक बहुत बड़ी ट्राइब होगी हमारी सब कौन लोग होंगे जो वेलनेस पे बात कर रहे होंगे जो बात कर रहे होंगे कंपैशन के ऊपर जो बात कर रहे होंगे ग्रोथ के ऊपर जो बात कर रहे होंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर इस तरह के लोग होंगे और सोचें कि कितने डिफरेंट माइंड्स एक साथ आ रहे होंगे यानी कि आपने अलग अलग जेम्स को उठा के एक बोल के अंदर जमा कर दिया आपने तो 2020 आई प्लान दिस विथ वन ऑफ माय पार्टनर अनफॉर्चुनेटली कोविड हैपेंड ठीक है और 2 महीने बाद जो है वो आइडिया में शेल्फ करना पड़ा गया यार वो तो नहीं हो सकता देन एट दैट टाइम जो मेरी पार्टनर थी शी एक्चुअली मूव फ्रॉम पाकिस्तान और वो आइडिया भी कहीं ना कहीं शेल्फ हो गया 2 साल बाद जब कोविड के थोड़े से मामला खत्म हुए तो हमारी इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट हो गया तो जो 2 साल हमने बिजनेस में लॉसेस किए थे वो भी रिकवर करने थे तो फुली फोकस्ड हम इवेंट मैनेजमेंट और ऑन ग्राउंड को दोबारा से रीग्रो करने पे शुरू हो गए एंड 2025 मेरे पास ये जैसे ये ईयर स्टार्ट हुआ तो आपको पता है हर इंसान रेजोल्यूशन बनाता है मैं मेरे माइंड में ना इसको मैंने दोबारा से शेल्फ से निकाला अपने उस आइडिया को और मेरे माइंड में आया कि यार ये करना क्यों है पहले खुद तो क्लियर हो जाओ कि ये पर्पस क्या है इस रिट्रीट को करने का तो फिर मुझे ना एक बड़ी मशहूर फिल्म का एक डायलॉग याद आया कि जिसके अंदर जो है ना वो कहते हैं कि भाई तुम करते क्या हो तो मैं बोला मैं लिखता हूँ क्या लिखते हो मैं लिखता हूँ एडवर्टाइजिंग की कॉपी राइटिंग लिखता हूँ वो तो तुम ब्रांड्स के लिए लिखते हो ना अपने लिए क्या लिखते हो क्या बात है, जबरदस्त। तो मेरे माइंड में ये आया कि भाई तुम करते क्या हो मैं इवेंट्स करता हूँ किसके लिए करते हो वो तो तुम ब्रांड्स के लिए करते हो ना कभी किसी टूथपेस्ट ब्रांड के लिए कर रहे हो कभी किसी चाय के ब्रांड के लिए कर रहे हो कभी किसी शैम्पू ब्रांड के लिए कर रहे हो कभी किसी टोबैको ब्रांड के लिए कर रहे हो अपने लिए क्या करते हो यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस वाज वन ऑफ दैट पैशन जो मैं 15 साल पहले करता था लेकिन मुझे लगता था कि अब शायद मैं उसके लिए नहीं हूँ देन आई सेड के रिट्रीट वाला आइडिया यही है कि ये वो आइडिया है कि ये वो इवेंट होगा कि जिसके पीछे कोई ब्रांड नहीं होगा ये मेरा अपना ब्रांड होगा so I actually created this brand with the name of Escapade Retreat. Escapade means to escape.
escape the ordinary. It means the ordinary life you are living, you have to escape it. And I got into a partnership with another like-minded person, और हम दोनों ने मिलके जो इसके ऊपर प्लान किया, और जनवरी में हम लोगों ने इसकी कुछ लेआउट, कुछ इसका ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया, और मई में मुझे याद है कि हमने अपनी पहली रिट्रीट लॉन्च की बाली में, कि बाली में हम 25 लोगों को लेके जाएंगे फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, कॉर्पोरेट सेक्टर, ट्रेनर्स, हर तरह के लोगों के, नो किड्स एंड नो वेरी सीनियर सिटीजन्स, एक क्राइटेरिया रखा, वो जाएंगे, और हम यहाँ पे पार्टी भी कर रहे होंगे, हम इसमें बहुत ज़्यादा घूम फिर भी रहे होंगे, और हम सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे से सीख भी रहे होंगे। तो हम गए बाली, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े चैलेंजेस आए इसमें भी, लोगों को समझाने में, इसके फंड्स को इकट्ठे करने में, फिर लोगों को रजिस्टर कराने में, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट फीस भी रखी थी हमने। ऐसा ही है। ऑब्वियसली आज भी मैं यही वाली बात बोलता हूँ कि दैट इज़ एस्केपेड रिट्रीट फॉर मी इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इससे कभी भी प्रॉफिट कमाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये था कि एटलीस्ट कॉस्ट कवर हो जाए। हमने एस्केपेड रिट्रीट का पहला अपना जो सीज़न है वो बाली में माशाल्लाह करके आए हम। 7-8 डेज़ की हमने बाली जबरदस्त, रिट्रीट की, अमेजिंग। एंड व्हाट एन अमेजिंग सेट ऑफ पीपल, व्हाट एन अमेजिंग सेट ऑफ पीपल समद। मतलब क्या सीखने को मिला मैं बताऊं कि मुझे जो है ना, कि कुछ लोग थे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के थे, तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, एनएलपी थेरेपिस्ट हमारे साथ गए। जबरदस्त। अच्छा, फिर हमने वहाँ पे जाके एनएलपी के और हिप्नोसिस के ऊपर सेशंस कराए, हमने पावर ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर एक सेशन कराया, हमने दास्तान इश्क के नाम से एक सेशन कराया, हमने डाइट के ऊपर बात की, हमने वेलनेस पे बात की, माइंडफुलनेस पे बात की, हमने ड्रम सर्कल कराया। बाली का एक इलाका है उबुत के नाम से, इट्स अ वेरी पीसफुल, वहाँ पे साउंड थेरेपीज कराई जाती है, क्या बात साउंड है। हीलिंग कराई जाती है। तो वहाँ पे जाके हमने, बाली का एक लोकल ड्रम सर्कल ग्रुप था, उनसे हमने ड्रम्स लिए हैं, और हमारे साथ यहाँ से ड्रम सर्कल के एक ट्रेनर गए हुए थे साथ। वाह, तो अमेजिंग। हमने वहाँ पे जाके ड्रम सर्कल का एक इवेंट किया है। Very important question I would like to ask you कि a lot of individuals I met in my life in corporate sector, जो कि जैसे आपने कहा कि समझ मेरे फादर ने मुझे एक सर्टेन एंड तक सपोर्ट किया, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट स्टेबल बैकग्राउंड जहाँ पर उन्होंने कहा यार तुम जाके बिजनेस करो, आई रन द बेसिक थिंग्स। हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, कि जिनके लिए शायद बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनी है, वो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ उनकी फैमिली लाइबिलिटीज या उनके एक्सपेंसेस अपनी जगह होते हैं। बट हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल आई सी इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो एक बहुत अच्छा स्टेबल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और एक स्टेबल बैकग्राउंड रखते हैं, और उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं, बट वो करेज नहीं ला पा रहे होते, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते। व्हाट वुड यू एडवाइस टू देम एंड हाउ डिड यू देखिए, एग्जीक्यूट? बहुत मज़ेदार एडवाइस इसके लिए। आई रिमेंबर कपल ऑफ इयर्स बैक आई एक्चुअली अटेम्प्टेड स्काई डाइविंग। दैट वाज वन ऑफ द एडवेंचर के जो मुझे करना था अपने फियर्स के लिए। हमेशा से हाइट का एक वो रहता था, मैं बोला यार ये करना है। मैं आपको बताऊं कि मैं इतना पैशनेट था कि जब वो प्लेन को ऊपर लेके गए, दैट वाज 14,000 फीट, ठीक है। तो जब प्लेन को ऊपर लेके गए ना, तो उस टाइम तक मैं बड़ा रिलैक्स था कि चलो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। समझ बिलीव मी कि जब मैं प्लेन के दरवाजे पे जाके बैठा हूँ ना, और मैंने नीचे देखा है, तो मुझे बोला यार ये किस पंगे में हाथ डाल दिया बिलाल सिब्तान आपने। So I actually asked the pilot के what if I actually don't want to attempt this? It's all right, कोई मसला नहीं, हम फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, फिर वो पैसे नहीं रिफंड होंगे, लेकिन ये है कि हम वापस लैंड करा देंगे। फिर मैंने देखा, मैंने बोला यार अब आ गए तो अब करते हैं इसको। Entrepreneurship and coming into entrepreneurship is the same example. What I recommend to every person who wants to attempt business, who wants to attempt any risk in life, प्लेन के दरवाजे पे जब आप बैठे होते हैं ना, द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट कि आप नीचे देखते हैं कि यार ये बेवकूफ़ी है, कि सही तो था ज़िंदगी में, क्या मुझे पड़ी थी कि मैं प्लेन से जंप मारूं 14,000 एक पैशन पूरा करने के लिए। ऐसे ही है। एंड समझ द मोमेंट आई जंप्ड, मैं आपको द मोमेंट आई जंप्ड, सिर्फ 3 से 4 सेकंड के अंदर जो है ना, इट वाज लाइक कि पूरा कैनवस जो नजर आ रहा था ना, मुझे लग रहा था कि इट्स ऑल माइन एंड आई एम अबव द वर्ल्ड। इट्स द एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस, कि वो सिर्फ एक पॉइंट होता है ट्रिगरिंग, कि जब आप जंप करते हैं अपनी जॉब से, यानी कि अपनी एम्प्लॉयमेंट से और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जंप करते हैं, वो एक प्लेन से जंप मारने वाला, यानी कि वो दरवाजा ही होता है, वो प्लेन का वो दरवाजा होता है। जब आप जंप कर देते हैं ना, इट्स ऑल योर कैनवस, इट्स ऑल योर कैनवस, यू हैव टू प्ले अराउंड। मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, मल्टीपल कॉर्पोरेट इदारों के साथ काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट इदारे आपने ऑन बोर्ड भी किए हुए हैं। आई स्टिल फील हमारे यहाँ इवेंट मैनेजमेंट की अवेयरनेस बहुत कम है। आई स्टिल फील हमारे यहाँ बड़ी टिपिकल बिहेवियर्स हैं लोगों के, टिपिकल रिस्पॉन्सेज हैं वो, जस्ट लाइक हमने ऑलरेडी भी ऑफ
पॉडकास्ट बात की कि हमारे यहाँ डिजिटल लेवल पर लोगों ने काम नहीं किया हुआ, इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट की अवेयरनेस पर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है. सो व्हेन यू गो टू क्लाइंट इन मीट्स, हाउ डू यू एक्सप्लेन देम और किस तरह से इसकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? देखें, इन सब चीज़ों, ये तो चलें एक स्किल्स हैं, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल स्किल्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल स्किल्स, एवरीथिंग, एडवर्टाइजिंग स्किल्स, ये हैं. मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा, व्हाट आई फील इन पाकिस्तानी सोसाइटी स्पेशली, दैट जो सबसे ज़्यादा लैक कर रहे हैं ना, वो कंपैशन कर रहे हैं. वी डोंट एक्चुअली हैव दिस द करेज टू गिव कंपैशन टू अदर पीपल. एक अच्छा इंसान सबसे पहले बन जाए ना, तो ये सारी स्किल्स आपको खुद आ जाती हैं. मैं जो फील करता हूँ ना, कि हमारे यहाँ क्लाइंट एजेंसी को ये समझता है कि इसको क्योंकि ज़रूरत है, काम है, तो मैं जिस तरह से ट्रीट करूँ मैं कर सकता हूँ. मैं जिस तरह से जो काम बोलूँ वो ये कर लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अपर हैंड किसका है? क्लाइंट का है. ठीक है, तो कंपैशन की कमी है. मुझे एक रीज़न जो अपने काम में सेटिस्फेक्शन है ना, चाहे कभी बिजनेस के हालात अच्छे हों, कभी बुरे हों. देखिए समझ, आपको पता है कि बिजनेस के हालात एक जैसे नहीं रहते. ठीक है, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे भी हालात हो मैं सेटिस्फाई ज़रूर रहता हूँ. उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि व्हाट आई फील कि आई गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन. मेरे इवेंट्स में वेंडर्स तो बहुत दूर की बात, लेकिन वेंडर का अगर एक लेबर कारपेंटर खड़े होके कीलें भी ठोक रहा होता है ना, तो उससे मेरा रिस्पेक्ट का लेवल वही होता है जो कि मैं शायद अपने क्लाइंट के सीईओ को दे रहा होता हूँ. वहां मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, वहां मेरा कंपैशन होता है. ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर एब्सोल्युटली राइट, रिस्पेक्ट कंपोनेंट इज मिसिंग. हम मतलब लोगों से उस तरह नहीं मिलते जिस तरह बहुत से हम ज्यादा चाहते मिसिंग हैं कि है. हम. और इसमें नुकसान इंसान का अपना ही है, अपना ही नुकसान है इंसान का, कि इंसान का जब तक देखें, मैं बड़ी प्यारी चीज अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ बुक. उसमें ना मैंने इमाम हुसैन का जो है ना एक कोट पढ़ा, एंड इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मतलब मैं समझूं मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है कि व्हाटएवर यू गिव इन अबंडेंस इट कम बैक इन अबंडेंस. क्या बात, अमेजिंग. जितनी रिस्पेक्ट आप देंगे उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी. जितना पैसा आप खर्च करेंगे लोगों के ऊपर, उतना पैसा खर्च करेंगे. हम एज अ सोसाइटी ना जकड़े हुए हैं बेसिकली. हमें ना चेनों से बांधा हुआ है, और वो किसी और ने नहीं बांधा, हमने अपने आप को बांधा हुआ है. हमें लगता है कि नहीं यार, मैं ज्यादा पैसे खर्च कर दूंगा तो वो क्यों कमा ले ज्यादा, उसको क्यों रिस्पेक्ट दे दूं, तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका. हमारे हमारे बिलीव्स को चेंज करना बड़ा मसला है. जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ना कि आपको वो चीज़ दूसरों से मिले, तो वो चीज़ आपको वही चीज़ दूसरों को देना पड़ती है. आई लव जिम रॉन, इनफैक्ट वो कहता है कि वंस यू स्टार्ट गिविंग, द रिसीविंग विल कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज. ट्रैवलिंग्स तो आपकी बहुत रही, मैंने देखा कि आपने बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल की, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है आपकी ट्रैवलिंग, इनफैक्ट मेरी और आपकी मुलाकात भी वहाँ पर रही, वो आपकी अरबईन और इराक की ट्रैवलिंग और मिडल ईस्ट की ट्रैवलिंग है. हाउ डू यू सी दिस, मतलब व्हाट वाज the difference you see in other traveling experiences in this, कि यहाँ आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा खींचती है, कनेक्ट करती है? ब्यूटीफुल हिकमत क्वेश्चन, के अलग दरवाजे हैं, मतलब मैं समझता हूँ यहीं से ब्यूटीफुल क्वेश्चन. आई सेल्फ थिंक बिलीव है, यहीं से मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ लोगों को मिला है. आपको इस दर से क्या मिला, क्या चीज़ समझ आई? I think very emotional and beautiful question, Samad, and thank you for bringing this up. I think आप सही कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो खैर इतनी वो नहीं थी सकत और हैसियत कि मैं ट्रैवल कर सकूं कहीं से भी इंसान के, तो बल्कि इतनी भी गुंजाइश नहीं होती कि वो अपना पैर भी हिला सके. लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने कोई 15-16 मुल्क मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला. लेकिन अब अगर आपने बात की इराक की और अरबईन की, खासतौर पर जहाँ हमारी मुलाकात भी हुई थी 2 साल पहले, मुझे याद है, आई रिमेंबर के उसमें ना कोई एफर्ट इंसान का नहीं होता, और ख़ास तौर पे मेरा तो 1% भी एफर्ट नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि हमारी शायद इतनी पोजीशन ही नहीं है कि हम उसके लिए कुछ कर सकें. इट्स अबाउट द विलिंग. चाहे आप ज़ियारत कर रहे हो, चाहे आप हज पे जा रहे हो, चाहे आप उम्रे पे जा रहे हो, इट्स अगेन योर बिलीफ सिस्टम. द मोमेंट यू कनेक्ट योर सेल्फ विद द डिवाइन कॉल योर सेल्फ टू द डोर. ठीक है, कि वो बुला लेता है आपको ना, कि उस तरह आ जाता है. मुझे याद है कि 2016-17 तक मेरा कोई कभी था ही नहीं कि यार मैंने कभी जाना है, करबला जाना है, नजफ जाना है. लोगों को बड़ी ख्वाहिश होती है कि देखें जाके. वंस मुझे ये हुआ कि मैंने बात की, मेरी ना एक तन्हाई में बात हुई कि मैं देखूं तो आपके पास आके कि कैसा लगता है, क्या चीज़ है. बचपन से हम ऑब्वियसली स्कूल ऑफ थॉट से आए, चीज़ें सुनते हुए आए. ठीक है, एंड सडनली सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड, और वो मैं पहली दफ़ा चला गया. अब जाके मुझे अंदाजा हुआ, जिस तरह आपने कहा ना कि उस दर से क्या सीखा या क्या मिला, तो जाके मुझे बेसिकली रियलाइज हुआ कि हम तो बेसिकली दुनिया की बहुत दूसरी डायरेक्शंस में गए हुए हैं, जबकि मकसद तो यही है. तो सो देन आई स्टार्टेड गोइंग
वेरी फ्रीक्वेंटली टू, मतलब मैं फिर वही वाली बात बोलूंगा कि मैं कहाँ जाना शुरू हो गया, मुझे बुलावा आना शुरू हो गया। क्या बात है, तो वाह! साल दर साल मैं जाता रहा वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी खैर अल्लाह ने मौला ने मौका दिया कि 7-8 मरतबा हम जा चुके। अरबईन स्पेशली अगर मैं बात करूँ, और जो लोग यहाँ पे नहीं भी जानते उन्हें भी बताऊँ कि अरबईन पे एक सफ़र इश्क होता है जो कि आप नजफ़ से करबला करते हैं, 90 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का एक तकरीबन ट्रैवलिंग होती है जो 4 दिन में लोग पैदल सफ़र करके जा रहे होते हैं। 3 दफ़ा मुझे भी मौका मिला है कि वो मैंने किया डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में जाके। आई थिंक वर्ड्स में समझ आप भी जानते हैं कि वो एक्सप्लेन करना इट्स नॉट क्या कहते हैं इजी कि उसको मैं बता सकूं कि किस तरह से उनको अल्फाजों में हम वो करें एक्सप्लेन। बट आई थिंक सफ़र इश्क है तो सफ़र इश्क ही है, उसको बहुत वहाँ पे जाके आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों से, लोगों का कंपैशन जो मैंने बात की, मतलब जितने अल्फाज आप दुनिया की बुक्स में देख रहे होते हैं ना, वो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। यू सी कंपैशन, आपको ग्रेटिट्यूड वहाँ नज़र आ रहा होता है, आपको इश्क और लव वहाँ पे नज़र आ रहा ऐसे होता ही, है। सर्विस की हम बात करें, जो हम पूरी दुनिया कस्टमर सर्विस की बात ऐसे ही, करती है, ऐसे ही। सर्विस आपको उससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। लोगों को आप वहाँ पे बात करें कि आपको हार्डशिप्स कैसे बात करनी है वो देख लें, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपने कैसे चीज़ों को करना है वो आप देख लें। तो जितने भी हम मैनेजमेंट के रूल्स पढ़ रहे हैं ना ज़िंदगी में, तो ये तो सारे बेसिकली आपको उसी दर से सीखने को मिल जाते हैं अगर आप उसको वो करें। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, एंड मेरा बड़ा अब जाके, खैर मैं फिर वही वाली बात बोलूँगा, बहुत छोटा इंसान हूँ मैं उस तरह से, बट एक स्पेशल रिलेशन है विद द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट। जबरदस्त। मैं एक ऑथर को पढ़ रहा था, उस ऑथर का नाम है दंदा पानी। हम्म। गंदा पानी में से अगर हम जी हटा के डी लगा दें दंदा बंदा पानी बने। पानी। बड़ी मज़ेदार बात की कि ज़िंदगी जो है ना वो खाली टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ज़िंदगी इज़ एनर्जी मैनेजमेंट। अगर आपको ये बात समझ आ जाए किसी भी इंसान को कि यार मेरी एनर्जी लिमिटेड है, तो फिर उसको सही जगह लगाना चाहेगा। व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड दैट किस काम को सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में? किस चीज़ को सबसे टॉप प्रायोरिटाइज़ करेंगे आप? इसमें आप फैमिली की भी बात करेंगे, ओवरऑल लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे? लेट्स अबाउट वर्क। वर्क अपनी में किस ग्रोथ चीज़ के को ऊपर। वर्क में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करेंगे सबसे पहले? वर्क में अपनी ग्रोथ के ऊपर आपने काम अपनी करना ग्रोथ है, को अपने प्रायोरिटाइज़ स्किल करेंगे। सेट को आपने इंक्रीज करना है। सही है। हाँ। वर्क और फैमिली में अगर चीज़ें चूज़ करनी पड़े फिर? देखें, ऑब्वियसली फैमिली, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर ना आई थिंक आपको एक चीज़ नहीं चूज़ कर सकते आपको। हुँ। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा तो शायद लोग बहुत से उस पे क्रिटिक भी करेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने इन द एंड काम को ही चूज़ करना है अपने। बाज़ दफ़ा हमारा काम ऐसा होता है जो हमें अपनी फैमिली से दूर कर देता है। बाज़ या दफ़ा आपने देखा होगा, आई मेट अ लॉट ऑफ सीईओज़ एंड आई डू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद देम। उन्होंने कहा यार मेरी इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग रही बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली से 2-2 ढाई-ढाई साल नहीं मिल पाता था और 2-2 दिन 3-3 मिलना होता था बिकॉज़ पूरे रीजन का हेड हूँ यूरोप में। सो आई डू हैव रिग्रेट्स। बहुत से लोगों की लाइफ में रिग्रेट होता है कि वो कॉर्पोरेट हसल में, आई थिंक कॉर्पोरेट जो हैक है आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि वो इतनी ज़्यादा लग्जरीज आपको देता है, या इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या कंफर्ट देता है बेसिकली कि आप कभी कभार वो फैसले नहीं ले पा रहे होते। या सो हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये कहूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि जो काफ़ी कोट्स भी आप पढ़ रहे होते हैं, अक्सर आपने इंटरनेट पे भी ये चीज़ देखी होगी कि जो है ना कि नहीं, यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स और ऐसे करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बात है। आपको काम करना पड़ता है और एक एज तक आपको मेहनत करनी पड़ती है। आई वुड ऑलवेज गिव वोट टू दिस थिंग। रीज़न ये है कि देखें, किसी ना किसी चीज़ की जो है ना कॉस्ट बेयर करनी है ना। अगर आप फैमिली करने के लिए बात कर रहे हैं, तो उस फैमिली को अगर आपने एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल देना है, उस फैमिली को अगर आपने एक जो आप स्टैंडर्ड सोच रहे हैं वो देना है, तो आपने काम करना है उसके लिए। बैठे बिठाए कुछ भी नहीं आता। इट्स ऑलवेज अ हार्ड वर्क। When you go to clients and meet या for event management and your business purpose, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया? आई नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ टिपिकल रिस्पॉन्स इन हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। टिपिकल बातें बहुत ज़्यादा हैं, टिपिकल बिहेवियर्स हैं, पेमेंट का डिले होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको आइडिया पुटअप करते हो, आइडिया कैंसिल कर दिया जाता है, यार ये नहीं, ये करो। मतलब हमारे डिमिनिशर्स बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीप्लायर्स बहुत कम है। आपको क्या चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है ज़्यादा? मुझे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, मुझे उनका नॉन कंपैशन एटीट्यूड वो करता है। काम मिले ना मिले, लेकिन इंसान का जो कंपैशनेट होना जो है ना दूसरे के लिए, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक सो कि हमारे कंपैशन मिसिंग क्यों है इतना? लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात समझ में आपको बताऊं कि ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान में। यहाँ पे बायर जो है वो सेलर पे ट्रस्ट नहीं करता, सेलर बायर पे ट्रस्ट नहीं अमेजिंग। करता। और ये चीज़ जो है ना पूरी सोसाइटी के अंदर जो है ना, आई एम सॉरी टू से, लेकिन इंजेक्ट होती जा रही है, बड़े से लेके बच्चे तक। क्योंकि आप देखें ना कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंसान की अपब्रिंगिंग जो होती है ना, दो चीज़ें करती हैं, एक उनकी फैमिली और एक मीडिया।
अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया, आपको पता है कि कोई भी अपब्रिंगिंग नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया की अगर मैं बात करूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ फैमिली की, तो आप देखें कि फैमिली सीख कहाँ से रही हैं, वो मीडिया से सीख रही हैं, तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे कहें। सो अपब्रिंगिंग इज मिसिंग। तो कंपैशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो बेसिक्स एथिक्स होते हैं, जो बेसिक आपके समझ लें कि वैल्यूज हैं, उन्हीं के ऊपर हम तो इस टाइम मतलब हमारा डेफिसिट है। आई थिंक आई हैव सीन इन योर जर्नी, जो मैं भी समझ पाया, जो मैं सुन पाया, आपकी इस जर्नी में काफ़ी डिसिप्लिन दिखाई देता है, काफ़ी फोकस दिखाई देता है। एंड आई थिंक वी लिव इन अ वर्ल्ड, वी लिव इन अ टाइम जहाँ पे फोकस और डिसिप्लिन सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। या टॉप नॉच या टॉप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, उनसे वो फोकस नहीं हो पा रहा, वो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा ज़िंदगी को लेके। आपने किस पैटर्न को फॉलो किया? आपका क्या मंत्र है टुवर्ड्स डिसिप्लिन एंड फोकस? बिकॉज़ आई थिंक डिसिप्लिन इज द की। मैंने तो एटलीस्ट पिछले 10 साल से तो मैंने कम से कम ये सीखा हुआ है कि डिसिप्लिन के बगैर, मैं जो मैंने कहा था ना कि मीडियोक्रेसी इज डेथ। आप मीडियोक्रेसी का जो सर्किल है, मीडियोक्रेसी का जो बेसिकली एक होराइजन है, उससे आप बाहर निकल ही नहीं सकते जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन ना कर लें। डिसिप्लिन इज द की फॉर एवरी सक्सेस। और उसके लिए बहुत कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। मतलब मेरा भी दिल चाहता है कि यार चलो ठीक है, आज काम नहीं करते। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं घर पे बैठूं, प्ले स्टेशन खेलूं या गेम खेलूं, या फिर मैं जाके बच्चों के साथ घूमना फिरने पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाऊं। लेकिन आपको नहीं करना पड़ता। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ। दिस इज अ हार्श रियलिटी। यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ। मैंने वर्कआउट करना है, मेरा हेल्थ अगर इजाज़त ख़राब हो रही है, तो मैंने अपने आप को स्ट्रिक्ट करना होगा चीज़ों के ऊपर। इसी तरह आपने अपनी लाइफ के पैटर्न्स पे करना होगा। सुबह उठना है, आपने अपने टाइम पे देना है। मैं आपको बताऊं समझ, दिस इज अ वेरी अजीब सी बात की जो है ना, आई एम द फर्स्ट वन इन माई ऑफिस टू रीच। नाइस। मतलब जो ऑफिस खोलते हैं, ऑफिस की सफाइयाँ होती हैं ना, वो उसके बाद शुरू होती हैं। हालांकि मेरा क्या है, मैं तो जाऊँ आराम से, जो कि अमूमन पाकिस्तान में सेट कल्चर होता है कि आप 12-1 बजे भी उठ के जाएं तो आपसे कौन क्वेश्चन पूछेगा। आई स्टार्ट माई डे वेरी अर्ली। आई वेक अप एट 5:35। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, इवेंट मैनेजमेंट की जर्नी में ऑलरेडी मेंशन कि मैं जो कील ठोकने वाला होता है उसको भी उतनी रिस्पेक्ट देता हूँ, और हर किसी के साथ एक कंपैशनेट के साथ उस बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा होता हूँ। आपको क्या लगता है हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्पेशली जो आ रहे हैं, इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि पाकिस्तान यूज्ड टू बी अ हब ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या एट अ सर्टेन टाइम, बट यहाँ पे बिजनेस जितनी जल्दी से शुरू होते हैं ना, उतनी जल्दी बंद भी हो जाता है, या बिकॉज वो कंपैशन नहीं है, वो एटीट्यूड मिसिंग है। आप क्या एडवाइस करेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यार ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, इन्हें फॉलो करो, इन्हें मैंने फॉलो किया, एंड दिस विल हेल्प यू आउट? इट्स द कंसिस्टेंसी एंड द नेवर गिव अप एटीट्यूड। आई थिंक यंग जनरेशन को थोड़ा सा समझाना, जो अब जनरेशन आ रही है उसको मुश्किल है। लेकिन जब जिस दौर में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट की जो आपने बात की 2011-12 में अगर मैं करते थे, तो उस टाइम ये जनरेशन फिर समझ जाती थी। बट नाउ वी आर डीलिंग विद जेन जी, यू आर डीलिंग विद जेन अल्फा। आपने आगे आने वाली जनरेशन का करना है। उनका थिंकिंग पैटर्न बड़ा डिफरेंट है। बहुत से लोग उनको लेबल कर देते हैं कि उनका थिंकिंग पैटर्न बड़ा गलत है। मैं खैर इस चीज़ को जस्टिस नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि नहीं, उनका सोचने का तरीका, बल्कि जेन जी से हम बहुत चीज़ें सीख रहे होते हैं। मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मुझे बहुत चीज़ें अच्छी उनकी ये लगती हैं कि जेन ज़ी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनको जो चीज़ पसंद है वो पसंद है, जो करनी है वो करनी है, जो नहीं करनी वो आपको स्ट्रेट बता देंगे। हमारे दौर में समझ, आप ये देखें, मिलेनियल्स के लिए खास तौर पे अगर बात करूं, आप देखेंगे अगर आपने किसी दोस्त को काम बोला और उस दोस्त ने आपको मना कर दिया ना, तो हम 1 महीने तक तो इसी सोच में रहते हैं कि यार उसने मना कैसे कर दिया। जेन ज़ी थिंक्स वेरी डिफरेंटली कि ठीक है यार, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी, उसने मना कर दिया। सो दे नो हाउ टू सेट देयर बाउंड्रीज। तो ये बहुत चीज़ है। तो मैं देखें, इस जनरेशन को अगर यही वैसे वैसे दे आर माशाल्लाह वेरी मच कैपेबल इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस। फिर एक और चीज़ ये कि जो है ना, मुझे एक दफ़ा मेरी बॉस ने वंस माय बॉस, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि यार आने वाली जनरेशन में बिलाल ऐसा होगा कि आप 20 साल में जो है ना, आप देखेंगे कि एक इंसान जो है ना, वो तकरीबन 5 इंडस्ट्रीज़ और 4 जो है ना, ओह सॉरी, 5 जॉब्स और 4 जो है ना अपनी करियर चॉइसेस या इंडस्ट्रीज़ ही चेंज कर दिया करेगा। और ये इतना फ्रीक्वेंटली होगा। और जो आजकल हम देख रहे हैं होता है। मतलब लोग हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, दे मूव टू मीडिया। ठीक है, मीडिया से निकल के उनको फैशन डिजाइनिंग का हो गया। सो आई थिंक इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन इन द एंड मैं कहूँगा कि जो भी करें उसमें बस नेवर गिव अप एटीट्यूड आपका होना चाहिए। आप हज़ारों कंपनीज़ बनाएँ, बंद करें, आप हज़ारों इनिशिएटिव्स खोलें, बंद करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ट्राई एंड वो तो बेसिस आपके मरते दम तक चलता रहता है। मैं भी आज तक यही कर रहा हूँ कि कोई चीज़ की नहीं चली, दूसरी चीज़ पे कर ली। लेकिन ये है कि इट्स अबाउट कि आप अपने आप को कितना मोटिवेटेड रखते हैं। हर इंसान का ना क्रिएटिव प्रोसेस होता है। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी इज़ लाइक वन ऑफ द की टू सक्सेस। या क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ द दोज फंडामेंटल्स जो कि आपको कहीं ना कहीं लेके जाती है। तो मेरी लाइफ में अगर आज भी मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में या कंटेंट की इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहा हूँ, सो ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू, बिकॉज मुझे बात समझिए कि अगर आप एक टिपिकल काम कर रहे हैं तो टिपिकल काम आपको कहीं ना कहीं आउटडेट कर देगा और आपको अपनी फील्ड या डोमेन या चेंज करना पड़ेगा। यू बीन टू इवेंट मैनेजमेंट, देयर आर सो मेनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज आर कमिंग अप, सो मेनी एजेंसीज आर कमिंग अप।
आप क्या क्रिएटिव करते हैं और आप क्या किस क्रिएटिविटी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, या आपने अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से उजागर रखा हुआ है, आगे बढ़ाया हुआ है? व्हाट यू डू फॉर योर क्रिएटिव देखिए, मैं प्रोसेस? आपको ऑनेस्टली अगर इसके ऊपर जवाब दूं तो वाकई में देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटिव कंपनीज इन इवेंट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनको देख के मैं भी एक द मोमेंट ऑफ ऑ में चला जाता हूं उनको देख के, और मुझसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में रहे भी हैं, थे भी, हैं भी और आएंगे भी। ऑब्वियसली हम तो उस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। जो एक चीज मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेस को अलाइव किया रखा है ना, वो ये है कि इट्स अबाउट द रिस्पॉन्स रेट एंड इट्स अबाउट द कस्टमर सर्विस। सो मेरा जो L&D वाला बेसिकली प्रिंसिपल था ना, वो मैंने अपनी इवेंट मैनेजमेंट में लगाया हुआ है। क्रिएटिविटी इज वन पार्ट, बट द सर्विस रेशो जो है ना, मैंने शुरू में ही अपना बिलीव ये बना लिया था कि यार क्रिएटिविटी शायद कभी कम पड़ जाए आपकी, आपके पास शायद बिजनेस आइडियाज कम पड़ जाए, लेकिन आपका सर्विस का लेवल जो है ना, बिकॉज सर्विस, वो कहते हैं ना कि परफॉर्मेंस इज टेम्पररी बट फॉर्म इज परमानेंट। सो इट्स अबाउट द फॉर्म कि हमने अपनी ना, व्हाट आई बिलीव कि यार आपने हमेशा जो है ना, जो मैंने सिर्फ सारे वैल्यूज की बात की, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग, मोटिवेशन, वो सारी चीजें जो है ना मैंने अपने बिजनेस प्रिंसिपल में लगाया कि इट्स अबाउट द सर्विस, यू हैव टू सर्विस। A lot of CEOs I met in the podcast, a lot of individuals I met through my training journey, मैंने realize करा कि even I need your opinion as well, कि हमारे लोग बहुत materialistic हो गए या और बहुत ज़्यादा मटेरियल में खो गए। वही मटेरियल के चक्कर में एक बिजनेस, दो बिजनेस, चार बिजनेस, 6 बिजनेसेस, इट्स ग्रेट दैट यू डू बिजनेस, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं। इनफैक्ट दीन ने भी कहा कि भाई पहले अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप से शुरू करो, यू नो, चेंज इज इंपॉर्टेंट। या दुनिया में ये सवाल नहीं होगा, इनफैक्ट दुनिया के बाद भी है, जो मैं समझ पाया कि भाई, यू नो, कितने बिजनेस थे, कितने लोग हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही। सवाल ये होगा कि तुम्हारा कंपैशन क्या था, तुम्हारा रवैया क्या था, तुमने अपने आप को कितना डेवलप किया। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन दिस वर्ल्ड इज दैट कितना सीखा, कितना सीखा। क्यों लोग नहीं सीख रहे और क्यों लोग बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच को अडेप्ट करें? व्हाई? देखिए, मैं वही वाली बात करूंगा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझ की कि अगर आप दूर से देखें ना, तो आपकी सोसाइटी और आपके इंडिविजुअल्स जो है ना, दे आर टाइड अप इन अ चेन। उन्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन वो एक इनविजिबल चेन उनके साथ है। वो चेन क्या है? आपके टैबूज। वो चेन क्या है? आपके बिलीफ्स। वो चेन क्या है? आपकी जो बचपन से अपब्रिंगिंग हुई है, या आपको जो सोसाइटी सिखा रही है इस टाइम, आपकी फ्रस्ट्रेशन, ये उन चेन्स में बंधे हुए हैं। जिस तरह वो भी कहा है ना, वो देयर इज अ वेरी फेमस बुक हु मूव्ड माय चीज, Yeah. उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि टू एक्चुअली क्रिएट न्यू बिलीव्स यू हैव टू अनडू द प्रीवियस वंस। ठीक है, तो मसला सिर्फ ये है कि आपका यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जो है ना, तो वी आर टाइड अप और बड़ा अग्रेसिवली टाए हुए हैं हम अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो वो चेंज करना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उससे निकल ही नहीं पाते। दुनिया को वाकई में आप सही कह रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ ही हम वो कर रहे होते हैं। हालांकि मैंने जो थोड़ी देर पहले बात की कि इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इन अबंडेंस, इट विल कम बैक इन अबंडेंस। हम चीजें देखते हैं। एक देखें, मेरी एक मोटिवेशन बिजनेस करने की, बहुत दफा मैंने सोचा कि यार ठीक है, आई हैव डन इनफ यार, मैं कोई ऐसी चीजें कर लेता हूँ कि भाई आपने अपने पैसा बिजनेस से निकाला, आपने सेफ कहीं इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया, आपको एक रिटर्न आ रहा हो, क्या जरूरत है इतनी चैलेंजिंग चीजें करने का। एक रीजन देखें जो मोटिवेट करता है ना, वही अबंडेंस वाली बात मैं करूंगा, मुझे यही कर रहा होता है कि यार देयर आर लॉट, देखें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है ना, चाहे छोटी ही बनाई हुई हो, एक बनाई हुई है, कितनी एम्प्लॉयमेंट्स उससे निकली हुई है, कितने किचन्स उससे चल रहे हैं। Yeah. और उसके अलावा एक पैशन जो हमेशा से मेरा रहा है कि कितनी सोशल कंट्रीब्यूशन आप कम्युनिटी के लिए उससे कर रहे हैं। I think we live in a society जहाँ पे employment create करना is one thing. I Yeah. think it's a great work कि आप 100 आपके employees हैं, आपने 2000 employees create कर लिए। I think तेरी एक और बहुत बड़ा काम है, वो है leaders को create करना। Yeah. ऐसी सोच क्रिएट करना, ऐसे लोग क्रिएट करना जो कि माशरे में जाके और बड़ी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करते हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट करी कि हमारे यहाँ सेंस ऑफ गिविंग ख़त्म होता जा रहा है। हमारे यहाँ जिन लोगों को जितना आता है ना, वो बस समझते हैं अपनी बिजनेसेस, अपने कामों को ग्रो करें। फॉर Yeah. एग्जांपल, किसी बिजनेस ओनर ने 4 बिजनेस किए, 4 कंपनीज बनाई, Hmm. 4 उसके इदारे चल रहे हैं, वो अपने इदारे पे अपना फोकस लगाया जा रहा है। उसका फोकस इस बात पे नहीं है कि नाउ लेट्स सपोज मैंने अगर 4 बिजनेस से 4 करोड़ कमा लिया, 10 मिलियन कमा लिया, वट एवर द मनी आई मेक, नाउ आई शुड टीच दिस आर्ट टू समबडी एल्स। Yeah. नाउ आई शुड हेल्प समबडी कि वो भी अपने आप को एलिवेट करे। यार इसका भी तो हक है, वो भी जिंदगी जिए। Hmm. बट आई थिंक दिस कल्चर इज समहाउ मिसिंग। हाउ डू यू सी दिस? दिस इज द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो सबसे ज्यादा हमारे कल्चर में आपको नजर आता है। आपके बॉसेस जो हैं वो कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स को नहीं सिखाएंगे कभी भी, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो जगह जो है उनकी रिप्लेस वही कर देगा कि ठीक है। कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी एंटरप्रेन्योर को चले मैं यहाँ नहीं लाता, लेकिन कोई भी सेट है कंपनी का, वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को इतना एम्पावर नहीं करेगा
क्योंकि उसको पता है कि ऐसा ना हो कि कल के दिन जाके मेरा ही कंपटीशन बन जाए। ये इनसिक्योरिटी है, और ये वही वाली बात है कि अगेन मैं वही बोलूंगा कि अपने बिलीफ सिस्टम की चेन के अंदर आप बंधे हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी डेवलप ही नहीं हुई कि जो चीज़ मेरी है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, ऐसा ही और जो चीज़ आपकी है वो मैं आपसे ले नहीं सकता, चाहे कमाल मेरे अंदर कमाल जितनी बात भी है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता। जब आपको ये फर्म बिलीव हो जाए ना, आप जिंदगी को इतना लाइट वेटेड फील करेंगे, मैं आपको बताऊं कि कोई चीज़ नहीं। हमें इन चेन्स ने बांधा हुआ है जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। जिस दिन ये इंसान फील करना शुरू कर देना कि इन बिलीव्स के ऊपर वो बात करना शुरू कर दे कि नहीं यार, जो चीज़ बिलाल ने सिप्तैन या ऑन ग्राउंड की है वो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। आप बिलीव करें, मैं एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त कुछ अरसे पहले पढ़ रहा था कि देयर वाज अ कंपनी इन यूएस, तो वहाँ के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ने आके सीईओ से ये बात की कि भाई दिस इज़ द ईयरली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बजट यू नीड टू साइन, जो हम एम्प्लॉयज़ की वेलबींग पे और लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे। उन्होंने साइन कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि सर कोई डर नहीं है कि व्हाट इफ कि हम इतना बजट इनके ऊपर लगाएं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एंड दे लीव। सो वेरी कॉन्फिडेंटली आंसर्ड कि मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, बट व्हाट आई फियर के आई डोंट इन्वेस्ट एंड दे स्टे। ऐसा ही है। सो वी नेवर कंट्रीब्यूट ऑन देयर लर्निंग। मेरी हमेशा से देखें ये फॉर्चुनेटली इनफ के मेरा ताल्लुक क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट में था, तो जो चीज़ें मैंने वहाँ से कुछ सीखी वो मैंने अपने बिजनेस में लगाई। मैंने हमेशा कोशिश ये की अपने एम्प्लॉयज़ को बेतहाशा सिखाएं, खुद भी सिखाया। मैंने उनसे ये भी ऑफर किया कि भाई अगर कहीं किसी इदारे में ट्रेनिंग हो रही है आप जाएं, कंपनी विल स्पॉन्सर यू। इफ़ यू वांट टू डू योर मास्टर्स गो, कंपनी विल स्पॉन्सर यू। ठीक है। उसके अलावा हमारे साइज की एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आप सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एवरी ईयर वी टेक आवर एम्प्लॉयज टू एन इंटरनेशनल टूर, और उसका नाम ही हम ये रखते हैं स्ट्रैटेजिक डिस्कशन 2025, स्ट्रैटेजिक डिस्कशन 2024। हमने अपना स्ट्रैटेजिक सेशन लास्ट ईयर बाकू में किया, हम एम्प्लॉयज़ को उठा के ले गए। अगर एक पर्टिकुलर सेट की अप्रोच से आप देखें तो उसमें तो होता है कि भाई पैसे प्रॉफिट किसी साल रेस्टोरेंट के में ले एंड में जाएगा हुआ है, के खाना नहीं खिला साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्यों खर्च करूं। वो तो मैंने कहना। और आपने सही बात की कि ज्यादा से ज्यादा तो आपने कहीं पिकनिक करा दी बीच की, या आपने जो है ना किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए वो कर भी दिया। आई रियलाइज कि वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत हमारे जल्द बल्कि वन ऑफ माय मेंटोर शिरीन नकवी, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो ये कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी खाने से बाहर निकलती ही नहीं है। सेलिब्रेशन का लार्जर गोल क्या है कि भाई आपने चलो भाई आज डिनर पे चल लेते हैं, आज मैं कर लेते हैं। इसी इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ कि सबसे बड़ा जो इल्म है ना, मतलब आई लव नहजुल बलागा, आई थिंक इज़ द बेस्ट। वो कहते हैं कि जब खुदा किसी से नाराज़ होता है ना, इनफैक्ट जब खुदा किसी से नाराज़ हो या खुश हो, जब खुदा किसी से खुश होता है तो उसे हिकमत देता है। क्या सबसे बड़ा रिस्क का फॉर्म हिकमत है। हम्म वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे हिकमत जो है ना वो कहीं जा रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि हिकमत इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल। आई डू लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड आई मेट लॉट ऑफ इंडिविजुअल। वन ऑफ द रीजन आई स्टार्ट पॉडकास्ट बिकॉज आई वांटेड टू लर्न मोर, but I see another idea that a lot of people wanted to come podcast. They don't want to do the podcast. Why? Because ख्वारी है यार, सवाल करना कौन सीखे यार। मतलब जाएंगे बैठेंगे 4-5 वीडियो बनेगी, हम समझ वही बात है ना, कंफर्ट जोन है ना जो मैं अभी बात कर रहा था कि इस तरह भी कैफियत वो बहुत जरूरी है कि चैलेंज करना। वो सानू की वाली चीज जो है ना, वो लेट वेरी फेमस ट्रेनर मिस्टर नदीम चौहान हमेशा कहते थे कि भाई सानू की अप्रोच के अंदर हम है ना कि भाई मुझे क्या है, क्यों करूं, चल रही है ना नौकरी मेरी, क्यों करूं मैं पॉडकास्ट जाके, क्यों दोपहर में सैटरडे को उठ के आऊं या संडे को उठ के आऊं मैं जाके और स्टूडियो सेटअप करूं, सवाल करूं, तैयार हूं, पैसा खर्च करूं, एडिटिंग पे एफर्ट्स करूं, क्यों करूं। कोई भी नया इनिशिएटिव लेने में जो आपका एक बैरियर आता है वो आपका कंफर्ट जोन होता है, कि वो आप जब उससे निकल जाते हैं तो आप ऑब्वियसली रिन्यूअल के फेज में जाते हैं। recently you went to a train the trainer program. You revive your training stuff. I think I love that part कि you still going back to L&D and investing in yourself. एक बड़ा एक prominent हिस्सा होता है अपने ऊपर invest करना. What was the takeaways? मतलब क्या सीखा recent training the trainer program में, क्यों वापस गए, क्या सीखने को मिला, क्या आइडियाज थे? आई थिंक ट्रेन द ट्रेनर मुझे 10 साल 11 साल बाद दोबारा करने का जो एक शौक हुआ वो इस वजह से हुआ कि बिकॉज आई थिंक कि मुझे ये लग रहा था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इन 10-12 साल में बहुत बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आया होगा। तो जस्ट टू रिफ्रेश दैट लर्निंग कोर्स, एंड उसके अलावा ये था कि नए प्रिंसिपल्स सीखें, नई चीज़ें सीखें, इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, हाउ टू पिच देम, और थोड़ा सा ट्रेनिंग को एज अ करियर परस्यू करने के लिए जो है ना, मुझे जो उसका कमर्शियल वाला पार्ट था ना वो थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। बिकॉज आई ऑलवेज डिड ट्रेनिंग फॉर माई पैशन। कभी चार्ज किया, कभी नहीं किया, कभी प्रो बोनो बहुत बेताशा वो किए बल्कि समझने वो की तो उसका थोड़ा कमर्शियल पार्ट के व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा काम डेवलपमेंट और एकेडमिया में किया है, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली गो टू कॉर्पोरेट सेक्टर, तो हाउ यू एक्चुअली Charge them. ट्रांसफॉर्म योर ट्रेनिंग
into the investment. Hmm. तो वो चीज़ें थोड़ी समझने के लिए की थी. It was an amazing I experience. think since we belong to similar part of tribe, we share a lot of beliefs, we share a lot of similar ideas. आप भी entrepreneur हैं, hustler हैं, हमने भी वही काम बहुत पहले किया है, and a lot of things I see there's a lot of similarities. The discussion would never end. I think Yeah. we would love Yeah. to see you again. We would love to talk Thank it you again. so much. But Yeah. on this ending podcast, I really want you to say something because I still see there's energy in you. 1-1.5 घंटा गुजरने के बाद भी I think आपकी एनर्जी अपनी जगह बरकरार है. मुझे ऐसा लगता है कि एज के साथ साथ ना लोग की एनर्जी डिमिनिश हो रही होती है, वो एनर्जी नीचे जा रही होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दूसरों को हेल्प नहीं कर रहे होते, ग्रो नहीं कर रहे होते. व्हाट इज दैट few secrets you want to share with us that कि यार ये चीज़ें ना इन पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ये वो चीज़ें जो कि तुम्हारी एनर्जी को अपलिफ्ट रखेंगी, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ अ मोटिवेशन डाउनफॉल. हमारे लोग आज डाइट करना शुरू कर देते हैं, कल छोड़ देते हैं. हमारे लोग आज किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, कल छोड़ देते हैं. Even you start Sip 10 Sets, so a channel on YouTube as well, you sharing a lot of good content. Wish you all the luck for that. But energy के बारे में इसको consistent कैसे रखें? How to be consistent? This would be It's about setting your goal. How do you see yourself in the next 5 years, in the next 10 years? अगर आप जब तक अपना विजन नहीं सेट करेंगे, आई थिंक ये एनर्जी कभी भी बरकरार नहीं रहेगी. आप अपना विजन सेट करते हैं और आप कितना पैशनेट हैं उसको लेके, वो बड़ा मैटर करता है. जिस तरह मेरे कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ विजन 10 साल पहले भी थे, वो जैसे जैसे अचीव होते गए, मैं नया सेट ऑफ विजन्स बनाता रहा, चीज़ें करता रहा. तो इट्स अगेन दैट इस्तराबी कैफियत में वही वाली बात बोलूँगा. इस्तराब इज़ अ वेरी बिग वर्ड इन माई लाइफ. मैं आपको बताऊँ कि जिसने हमेशा मुझे वो मोटिवेटेड रखा कि जो है ना, अच्छा ये कर लिया तो अब इसके लिए भागना है, अब ये करना है तो ये कर लिया. फिर मुझे ये लगता है समझ के आई थिंक इंसान की ज़िंदगी जो है ना, वो इट्स ए नेवर एंडिंग हासिल, कभी भी वो नहीं कर सकती. एक चीज़ अगेन मैं वही वाली बात करूँगा, आपने बोला ना कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर वैल्यूज़. आपका वैल्यू सिस्टम ही, अगर बहुत से लोगों को तो खैर यही नहीं पता कि वैल्यू सिस्टम उनका है क्या. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई. फिर अपने आप से थोड़ा सा बात करना शुरू करें. फॉर एग्जांपल रिसेंटली लाइक अ वीक बैक, मैं आपको बताऊं, ये भी नहीं कहूंगा 1 साल पहले से, अ वीक बैक आई स्टार्टेड जर्नलिंग. बहुत अरसे से मेरा प्लान था, बहुत अरसे से मेरा प्लान था कि यार मैं जर्नलिंग करूं. फिर मैं ये सोचता था कि अच्छा मैं डिजिटल जर्नलिंग करूं या मैं मैनुअल एनालॉग जर्नलिंग करूं. मैंने बोला यार ये सब रीजंस वो होते हैं कि जो आपको दूर रख रहे होते हैं. पेन पेपर उठाओ और लिखना शुरू करो. सो आई स्टार्टेड जर्नलिंग अबाउट माई सेल्फ. अब वो टाइम होता है जिसमें आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं. ठीक है. फिर शायद ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, आम लोगों को ना समझ आए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये हर इंसान कर सकता है. When you talk to the divine, you will get the answers from the divine. क्या बात. इस्तिखारा 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 हम बचपन से सुनते आए, लेकिन what is इस्तिखारा? It's about talking with the divine. हम बात ही नहीं करते. हम बात करें, आप देखें किसी ना किसी मीडियम में आपको नजर आ जाएगा. हो सकता है वो आपको ख्वाब में आ जाए, हो सकता है वो आपको नमाज के दौरान आ जाए, आपके आंसुओं में आ जाए, आपकी हंसी में आ जाए. सो इट्स अबाउट टॉकिंग विद द डिवाइन. आप अकेले हैं ही नहीं बेसिकली. क्या बात है. तो आप ये अकेले नहीं बिलीव, आप अकेले हैं ही नहीं. हम समझते हैं ना, बिकॉज हमारी लॉ जो है इस दुनिया से लगी हुई है. आपने अपने डायरेक्शन को, जो आपने बड़ी शुरू में अच्छी बात की ना कि एनर्जी को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, तो आपने अपनी एनर्जी को जिस दिन चैनलाइज कर लिया, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक ह्यूमन की एनर्जी जो है हमेशा यूनिवर्स में बहुत अरसे पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, दी मैजिक. क्या है, क्या वो बुक कह रही है कि भाई अल्लाह ताला ने यूनिवर्स के अंदर सिग्नल्स की तरह जो है ना अपॉर्चुनिटीज को जो है ना ट्रांसमिट किया हुआ है. इट्स योर रिसीविंग पावर कि आप कितना लेते हैं. तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितना ग्रास्प कर रहे हैं उसके अंदर से. थैंक यू सो मच. वेरी मेजर टेक अवे. आपने कहा आप अकेले नहीं, तो मुझे तो बेकसों के वो याद आ गया, वो सलाम बेकसों की मददगार मौला अली. सो आई थिंक divine is always with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for inviting me. Beautiful words, beautiful thoughts. Thank to Asad जिन्होंने इसको लाइज ऑन करा. आई yeah, थिंक yeah. I love the fact. And looking forward for more collaborations जी, in बिल्कुल, more would love to. capacities. Thank you जी.